नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है बुधवार और डेट है अक्टूबर 4, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हम कवर करने जा रहे हैं और वो हमारे UPSC सिलेबस से किस सेक्शन के अंदर आएगी। तो ट्रायो विंस नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर फाइंडिंग्स ए वे टू सी इलेक्ट्रॉन, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है, नोबेल प्राइज से इससे। शॉट इन द आर्म, ये भी हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है, ये भी नोबेल प्राइज से है। हाउ हैज नगोर्नो काराबाख स्टैंड ऑफ एंडेड, ये हमारा GS3 और GS2 दोनों के अंदर से हम कवर कर सकते हैं इसे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट टू एक्सिलरेट कैंसर स्क्रीनिंग मेजर्स ट्रीटमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। टॉयलेट यूज डिक्लाइनिंग इन रूरल इंडिया सिंस 2018-19, ये वर्ल्ड बैंक का एक पेपर है, ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से होने जा रहा है GS2 के अंदर से। वी विल रिमेन डिप्लॉयड इन ईस्टर्न लद्दाख अंटिल फुल डिसएंगेजमेंट सेज IAF चीफ, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक कीप्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट एट 6.3% ऑन वैनिंग डिमांड, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। आउटबाउंड टूरिज्म टू क्रॉस $15 बिलियन इन 23 फाइनेंशियल ईयर 23 में, तो ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइसेस के ऊपर पा सकें। अब शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तो ट्रायो विंस नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर फाइंडिंग ए वे टू सी इलेक्ट्रॉन, ये आप देख सकते हैं, ये 3 लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है 2023 का फिजिक्स के अंदर, और इनके नाम है पेरी एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और तीसरी हैं मिस एनी एल व्हीलर। इन तीनों को फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला है। और ये नोबेल प्राइज क्यों मिला है तो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने एक ऐसी खोज की है जिससे हम टाइम को और बारीकी से पढ़ सकते हैं। जैसे अभी तक क्या होता था कि हम जो टाइम को पढ़ सकते थे वो नैनो सेकंड्स में पढ़ सकते थे और उसके अंदर हम बहुत दिक्कत से ही देख सकते थे कि क्या है टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी रिसर्च की है जिसके द्वारा अब हम एटो सेकंड्स में भी अब हम जाकर देख सकते हैं। और एटो सेकंड्स क्या है, तो ये 1 बिलियंथ ऑफ नैनो सेकंड है। एटो सेकंड मतलब आप सोच लीजिए कि समय को जब हम देखते हैं तो हम घंटे में देखते हैं, मिनट्स में देखते हैं, सेकंड्स में देखते हैं, उसके बाद नैनो सेकंड्स में देखते हैं। अब ये नैनो सेकंड्स का भी 1/बिलियंथ 1 बिलियंथ भाग है जिसे हम इनके रिसर्च से अब हम देख सकते हैं। चीज समझ सकते हैं कि जैसे एक हमिंग बर्ड है जो बहुत तेज अपने विंग्स को फ्लैप करती है, अगर हम अपनी आम आंखों से जाकर उस हमिंग बर्ड को देखेंगे तो हमें उसके विंग्स फ्लैप होते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि हमें दिखेगा कि वहां पर कुछ है ही नहीं, गायब है, क्योंकि वो इतनी तेज मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब फोटोग्राफी हम करेंगे हाई स्पीड फोटोग्राफी कैमरे से तो हम उसके विंग के फ्लैप्स को देख सकते हैं। तो ये टाइम की बात करता है कि अगर टाइम फ्रेम में हम जितना अंदर जा सकते हैं उतनी ही बारीकी से हम चीज को देख सकते हैं। तो यहां से जो इनकी ये रिसर्च निकल के आई है इससे हमें देखने को मिल सकता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज होता है हम अपने टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखेंगे। लेकिन इनकी रिसर्च से क्या पॉसिबल हो सकता है कि हम जाकर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट है उसे भी हम कवर कर सकते हैं एटो सेकंड्स के अंदर। आपको याद रखना है इन्हें जो अवार्ड मिला है फिजिक्स में, ये इन्हें एटो सेकंड फिजिक्स के लिए अवार्ड मिला है। 3 लोग हैं ये, पेरी एगोस्टिनी, फेरेक क्रॉस और एनी एल व्हीलर। ये 3 हमारे जो इस साल के फिजिक्स के अवार्ड मिले हैं नोबेल प्राइज के अंदर, ये तीनों को अवार्ड दिया गया है। अब हम देख लेते हैं नोबेल प्राइजेस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो नोबेल प्राइज जो सबसे पहली बार एस्टेब्लाइज किए गए थे वो एक विल से करे गए थे। जो विल थी एल्फ्रेड नोबेल की, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, ये इसके लिए फेमस है। इन्होंने अपनी विल में लिखा कि जो 1895 में इन्होंने अपनी विल दी और उसके अंदर इन्होंने लिखा कि मेरा जो भी मैंने कमाया है, जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है, वो सब 5 प्राइजेस देने में दी जाए जिनका नाम है नोबेल प्राइजेस। तो यहां से 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है और फर्स्ट अवार्ड जो थे वो 1901 में शुरू होते हैं नोबेल प्राइज के।
इसके बाद किस किस चीज में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के अंदर हम इन्हें देते हैं। अब आप एक चीज देख लीजिए कि ये जो इकोनॉमिक साइंसेस भी है इसे भी ऐड कर लिया गया है, मतलब इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर लिया गया है नोबेल प्राइजेस के अंदर, और ये ऐड किया गया है 1968 में। और इसकी जो फंडिंग करता है, जो इनाम वगैरह का पैसा देता है, वो देता है स्वीडन का सेंट्रल बैंक। और क्यों किया है इन्होंने, तो इन्होंने मेमोरी में किया है एल्फ्रेड नोबेल की। इसके बाद जो भी जिसे भी प्राइज मिलता है उसे हम लॉरेट कहते हैं, उसे एक गोल्ड प्लेटेड ग्रीन गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और पैसा मिलता है साथ ही साथ। अब ये जो नोबेल प्राइजेस हैं ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स माने जाते हैं वर्ल्ड के अंदर, और हर साल इन्हें वितरित किया जाता है। तो आप फिजिक्स का इस बार देख चुके हैं, अभी जब हम अगला ये कवर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा जो मेडिसिन के अंदर अवार्ड, जिसे हम फिजियोलॉजी भी कहते हैं, उसके अंदर अवार्ड मिला है mRNA वैक्सीन के ऊपर। तो आगे चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। शॉट इन द आर्म, सक्सेस ऑफ कोविड-19 mRNA वैक्सीन्स पिक्ड द नोबेल विनर दिस ईयर। तो ये नोबेल प्राइज से ही दूसरी न्यूज है। तो नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में किसे मिला है, जिसे हम मेडिसिन भी कह सकते हैं, तो ये मिला है कैटलिन कैरिनको को, और साथ ही साथ ड्रू विसमैन, इन दोनों को फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज मिला है। और बेसिकली ये मिला है mRNA वैक्सीन्स बनाने के लिए। और हमें देखने को मिला है कि कोरोना का जब टाइम था, तो जब कोविड-19 की वैक्सीन्स निकली, तो mRNA की वैक्सीन जो आई बाहर निकलकर, उसने कितने लोगों की जान बचाई है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं mRNA वैक्सीन काम कैसे करती है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि जो इंसान होता है, ह्यूमन सेल, इंसान के अंदर ह्यूमन सेल पाया जाता है, और ह्यूमन सेल के अंदर डीएनए होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर एनकोडेड रखता है। इसके बाद जो डीएनए से इंफॉर्मेशन होती है वो मैसेंजर आरएनए लेकर जाता है अपने साथ, और जो मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके जाता है डीएनए के अंदर से, वो जाकर फिर बताता है कि प्रोटीन कैसा बनना है बॉडी के अंदर। ये आरएनए का काम होता है कि प्रोटीन कैसा बनना है बॉडी के अंदर, ये जाकर बाकी सेल्स को बताता है, और उस हिसाब से जो प्रोटीन प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर वो शुरू होता है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो प्रोटीन्स है वो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं किसी सेल के अंदर, और ग्रोथ और रिपेयर में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इन्होंने किया क्या कि जो कोरोना वायरस था उसका जो आरएनए था, उस आरएनए के एक प्रोटीन था जिसका नाम था एस प्रोटीन। इन्होंने किया क्या कि उस एस प्रोटीन को निकालकर डायरेक्टली उसे वीकेन करके हमारे अंदर डाल दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहां से प्रोसेस समझ लें। पहला प्रोसेस क्या है कि ये एक mRNA वैक्सीन बना दी गई है, इसके अंदर जो एस प्रोटीन पाया गया था कोरोना के अंदर उसे भी डाला गया है, साथ ही साथ एंटीबॉडीज, इसे हमने लैब में ऐसा तैयार किया है कि ये एंटीबॉडीज भी डेवलप कर सकता है। इसके बाद इस mRNA को हम इंजेक्शन के थ्रू हमारे जो ह्यूमन सेल्स होते हैं इसके अंदर डालते हैं। ये ह्यूमन सेल के अंदर जब आ जाता है तो इसके बाद ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। जो इसमें मैसेज है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसे क्या कहेंगे, मैसेंजर आरएनए, mRNA। तो ये जो मैसेंजर है ये जाकर बताएगा बॉडी में कि कौन सा प्रोटीन कैसे बनना है, और अगर हमारे पास एस प्रोटीन का डाटा ऑलरेडी हमने डाल दिया है इस वैक्सीन के अंदर तो हमारी बॉडी इस प्रोटीन को बनाएगी। इसके बाद क्या होगा, जो प्रोटीन होगा वो जो स्पाइक प्रोटीन बना है एस का, ये हमारा इम्यून सिस्टम इसे तुरंत पहचान लेगा, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स द्वारा, और एंटीबॉडीज बना ली जाएंगी। उसके बाद कोई भी अगर हमारे ऊपर वायरस का अटैक होता है तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स करने की ताकत ऑलरेडी अवेलेबल है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कॉपी है हमारा जेनेटिक इंस्ट्रक्शन की, जो हम आरएनए वैक्सीन के अंदर से डालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इन्हें mRNA वैक्सीन के ऊपर नोबेल प्राइज मिला है दो लोगों को, एक कैटलिन कैरिनको और दूसरे ड्रू वेसमैन। आपको एक चीज याद रखनी है कि ये फिजियोलॉजी के अंदर मिला है, जिसे हम मेडिसिन भी कहते हैं। आगे हम चलते हैं। हाउ हैज नगोर्नो काराबाख स्टैंड ऑफ एंडेड। तो आप मेरे साथ मैप में आ जाइए तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये आप मैप देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक अजरबैजान कंट्री है और यहां पर है आर्मेनिया, और ये जो आप येलो कलर से और डार्क ब्राउन कलर से देख रहे हैं इस एरिया को हम कहते हैं नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, और ये जो बीच का जो भाग है इसे हम कहेंगे नगोर्नो काराबाख। यहां पर ये जो ऑरेंज एरिया है यहां पर ऑलरेडी अजरबैजान की आर्मी है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये दो देश हैं, एक आर्मेनिया और एक अजरबैजान। इन दोनों देशों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर, जो कि ये डार्क ब्राउन से आप देख सकते हैं। आर्मेनिया के जो लोग हैं वो इस एरिया में रहते थे, लेकिन अजरबैजान का कहना है कि इंटरनेशनल मैप जब हम देखेंगे तो ये जो
नगोर्नो काराबाख एरिया है, ये हमारी बाउंड्री के अंदर आता है। अब क्या हुआ है कि जो आर्मेनिया है उसने इस एरिया को, नगोर्नो काराबाख एरिया को वापस अजरबैजान को दे दिया है, और जो लोग रहते थे, जो आर्मेनियंस रहते थे इसके अंदर, वो अपनी जगह छोड़कर वापस आर्मेनिया अपने देश चले गए हैं। तो आपको मैप से समझना है ये दोनों। ऊपर देख सकते हैं रशिया से अजरबैजान का बॉर्डर टच है, यहां पर हम देख सकते हैं कैस्पियन सी, नीचे ईरान है, इधर टर्की है जिसका आर्मेनिया से बॉर्डर टच है, साथ ही साथ जॉर्जिया है जिसका आर्मेनिया से बॉर्डर टच है। अब मैं आपको न्यूज बता चुका हूं कि क्या हुआ है कि ये दो देश हैं, एक आर्मेनिया और एक अजरबैजान। तो हुआ क्या था, इनकी बहुत पुरानी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। अजरबैजान का कहना था कि ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन है ये हमारा रीजन है, लेकिन आर्मेनिया के लोग यहां पर रहते थे और आर्मेनिया कहता था ये हमारा रीजन है। दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई हैं, और इन लड़ाइयों के बाद अब क्या देखने को मिला है हमें लेटेस्ट डेवलपमेंट, कि जो आर्मेनियन सिटीजन यहां रहते थे, आर्मेनिया के लोग जो रहते थे नगोर्नो काराबाख रीजन में, वो वापस आर्मेनिया जाने लगे हैं। ये न्यूज से था, आप यहां स्क्रीनशॉट ले लें, आप एक बार पढ़ सकते हैं इसे। ये पूरा इन्होंने डिटेल में बताया है आज तक क्या हुआ है इससे। अब हम आगे चलते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट टू एक्सेलरेट कैंसर स्क्रीनिंग मेजर्स ट्रीटमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, न्यूज में आपको बता देता हूं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा एक पेशकश रखी गई है कुछ एजेंसियों के पास, और यह पेशकश क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च चाहता है कि भारत की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे अगर वहां के किसी नागरिक को, जो उस डिस्ट्रिक्ट का नागरिक है, और वहां किसी को अगर कैंसर होता है तो उस कैंसर को बहुत जल्दी से और आराम से पकड़ा जा सके। अब आपको क्यों कर रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऐसी कोशिश, तो इसलिए कर रहा है क्योंकि देखा गया है कि भारत के अंदर केवल कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी स्क्रीनिंग की जिससे कैंसर पकड़ा जाता है, ऐसी स्क्रीनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक प्रपोजल लेकर आया है, और वो रिसर्च इंस्टीट्यूट साथ ही साथ बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे मांग कर रहा है कि ऐसी तकनीकें बनाई जाएं, ऐसी रिसर्च की जाए जिससे हम तुरंत कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस कर सकें, पकड़ सकें और उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकें। तो आप समझ लीजिए कि इनका ये क्यों है, क्योंकि कहा गया है, एक रिपोर्ट के अंदर आया है ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्शन, ये एक रिपोर्ट है, इसके अंदर कहा गया है कि भारत के अंदर जो कैंसर का रेट है वो 57.5% बढ़ जाएगा 2020 से 2040 के टाइम पे। तो ये जो कर रही है आईसीएमआर, ये बेसिकली इस रिपोर्ट को मायने में रख के कोशिश कर रही है कि भारत की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंसर को पकड़ पाने की डिवाइसेस होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रही है कि शुरू में जो शुरुआती दवाएं दी जाती हैं कैंसर पेशेंट को, वो भी वहां उपलब्ध होनी चाहिए, और ट्रीटमेंट भी साथ ही साथ वहां अवेलेबल होना चाहिए भारत की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये बेसिक एक कंसर्न है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। अब आप यहां देख सकते हैं कैंसर बहुत बड़ी एक समस्या है वर्ल्ड वाइड, आप सब जानते हैं। तो यहां हम मोस्ट कॉमन कैंसर को समझ लेते हैं। ये 2020 का एक डाटा है CGTN का, और सोर्स है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। तो अदर कैंसर की कैटेगरी हम देखेंगे तो 54% अदर कैंसर से, बहुत तरीके के कैंसर अब पाए जाते हैं, बहुत, आप यहां से ब्रेन से लेके टो तक हर जगह का कैंसर अवेलेबल है इस टाइम पे, हर जगह कैंसर की घटनाएं हो जाती हैं। तो अदर कैंसर में आएंगे ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में होता है 11.7%, लंग कैंसर 11.4%, कोलोरेक्टल कैंसर 10%, प्रोस्टेट कैंसर 7.3% और स्टमक कैंसर 5.6%। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो करती क्या है कि आपके इम्यून सिस्टम के साथ, जो आपका इम्यून सिस्टम है इसे ही खराब कर देती है, और साथ ही साथ जो उसके द्वारा कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से उनकी ग्रोथ चालू कर देती है, आप ही का जो न्यूट्रिएंट है उसका इस्तेमाल करके। तो ये कैंसर के लिए आईसीएमआर का एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो रिपोर्ट में कहा गया मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्शन का जो डाटा है उसके हिसाब से भारत के अंदर 2020 से 2040 के अंदर 57.5% कैंसर के केसों में वृद्धि आने जा रही है। आगे हम चलते हैं, ये स्वच्छ भारत मिशन से न्यूज है, तो पहले हम न्यूज कवर कर लें। तो क्या न्यूज है कि टॉयलेट यूज डिक्लाइनिंग इन रूरल इंडिया सिंस 2018-19 सेज वर्ल्ड बैंक पेपर। तो ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक पेपर आया है, और इस पेपर को वर्ल्ड बैंक के साथ एक रिसर्चर ने लिखा है जो कि येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अब इस जो ये रिसर्च पेपर आया है इसमें किस किस का डाटा यूज किया गया है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, नेशनल सैंपल सर्वे का, नेशनल एनुअल रूरल सैनिटाइजेशन सर्वे का, साथ ही साथ जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का खुद की जो इंफॉर्मेशन है इससे इसमें डाटा यूज किया गया।
पाया क्या गया इस डाटा के अंदर, तो इसमें पाया गया कि 2014 से 15 के बीच जब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की गई थी और टॉयलेट्स बनाने का एक टारगेट रखा गया था, शौचालय बनाने का टारगेट रखा गया था भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में और टॉयलेट का यूज बढ़ाने का, तो देखा गया कि 2014 से 15 से लेकर 2017 तक ये काम सही चलता रहा, जो प्रोजेक्ट था उसका काम सही चलता रहा। ये आपको याद रखना है कि ये फेज 1 था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का। उसके बाद 2018 से 19 के बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो शौचालय बनाए गए उनका इस्तेमाल अब बहुत कम किया जा रहा है लोगों द्वारा, और सबसे ज्यादा जो कम इस्तेमाल किया जा रहा है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है इसके द्वारा सबसे कम इस्तेमाल किया जा रहा है शौचालय का अब ग्रामीण भारत के अंदर। तो ये एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक के अंदर से। अब हम देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च किया गया था वो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था कि भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना। ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब बाहर शौच नहीं होनी चाहिए, जो शौच होनी चाहिए भारत के अंदर वो टॉयलेट के अंदर ही होनी चाहिए, और ये टारगेट रखा गया था 2019 तक का। और कैसे इस टारगेट को अचीव करने का ऑब्जेक्टिव था कि टॉयलेट बनाने का, टॉयलेट फैसिलिटीज देने को। इसके बाद जो स्कूल की बात है तो स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट बनाने के लिए, आंगनवाड़ी के लिए टॉयलेट बनाने के लिए, और साथ ही साथ जो गांव के अंदर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो मल होता है, जो कचरा कूड़ा नाली के अंदर निकलता है, इसे सबको हम कैसे मैनेज करके रिसाइकिल रीयूज कर सकते हैं, इन सब का प्रावधान रखा गया था। आपको एक चीज और याद रखनी है, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरू किया गया था ग्रामीण के अंदर, गांव के अंदर, तो ग्रामीण क्षेत्र में जिस मिनिस्ट्री के अंदर इसे दिया गया था तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो शहरी है तो उसके अंदर जो मिनिस्ट्री रखी गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट रखा गया था। तो आपको यह चीज याद रखनी है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जब शुरू हुआ था तो मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मिनिस्ट्री थी इसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर डाल दिया गया। तो अब कौन संभाल रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आपको ये चीज याद रखनी है। ये आप लोगो देख सकते हैं, यहां पर ये स्वच्छ भारत मिशन का लोगो है, ये गांधी का चश्मा है और यहां पर स्वच्छ और भारत लिखा है, एक कदम स्वच्छता की ओर। अब आप एक चीज देख सकते हैं, ये 2017 तक का डाटा है, 12 अगस्त 2017 तक का प्रोग्रेस है। तो अक्टूबर 2014 में देखा गया था कि 38.70% टॉयलेट्स हैं, शौचालय हैं भारत के अंदर। गांव की बात हो रही है यहां पर, तो आपको ये याद रखना है, भारत के गांवों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। उसके बाद 2017 का जब डाटा आता है तो 66.30% हो गई हाउस होल्ड टॉयलेट का कवरेज। कितनी टॉयलेट्स बनी है? 4,62,26,963 प्लस टॉयलेट्स बनी है। और कितने विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री का दर्जा दे दिया गया है? तो 2,27,719। आपको कुछ याद रखना है कि भारत के अंदर मोटा माटी 6 लाख गांव हैं, 6 लाख विलेजेस हैं। अब ये पहला फेज था, अब इसका सेकंड फेज जब निकल के आया है तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंदर क्या रखा गया है, इसमें स्ट्रेटेजी रखी गई है। पहली स्ट्रेटेजी थी कि भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाए जिससे टॉयलेट वगैरह सब बनाई जा सके। अगला जो फेज है तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे बायोग्रेडेबल, माफ कीजिएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम बायोगैस कहते हैं, इसके प्लांट्स बनाना, प्लास्टिक का वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम रखना, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जो नाले का पानी होता है, गंदा पानी होता है, सीवेज का पानी होता है, उसे दोबारा रीयूज करना, रिसाइकिल करना, फेशियल स्लज मैनेजमेंट, जो शौच के बाद जो मल होता है उसका भी मैनेजमेंट करना। ये हमारा ग्रामीण जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 2 है। ये इसे हम कहते हैं ओपन डेफिकेशन प्लस स्टेटस, ठीक है, ODF प्लस का स्टेटस यहां पर मिल जाएगा अगर ये सारी चीजें अचीव कर ली जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं। We will remain deployed in Eastern Ladakh until full disengagement, says IAF chief। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या है कि 2020 में, ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिए कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये एरिया ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है जहां पर जो मैप में आप देख सकते हैं, और ये चाइना है, ये भारत है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये गलवान रिवर वैली है यहां पर, तो यहां इंडिया के ट्रूप्स खड़े हैं, ये इंडिया के नक्शे से, और ये चाइना का। यहां पर अब हॉट स्प्रिंग्स एरिया है, यहां पर इंडिया के लोग खड़े हैं, इंडिया की आर्मी, और यहां पर चाइनीज आर्मी। इसके बाद पैंगोंग सो लेक है, ये इसमें इंडिया के और चाइना के। तो हुआ क्या था कि 2020 के मार्च महीने में पाया गया कि चाइना जो है वो पैंगसो में, हॉट स्प्रिंग में और गलवान रिवर वैली के एरिया में भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में एकदम आकर अपनी फौज लेकर खड़ा हुआ है, और वो भारत के कुछ एरियाज में अंदर भी घुस आया है, ये खबर आई।
उसके बाद क्या होता है कि भारत की तरफ से भी वहां पर आर्मी को खड़ा कर दिया जाता है और ये मसला चलते चलते ऐसा भी हो जाता है एक बार कि गलवान, जो यहां पर आप देख सकते हैं गलवान में, तो यहां पर भारत और चाइनीज के जो सोल्जर थे, चाइना के जो सोल्जर थे पीएलए के, उनके सोल्जर्स के बीच में क्लैश हो जाता है जिसमें भारत के करीबन 21 जवानों की मौत हो जाती है। अब क्या देखने को मिला है कि चाइना कुछ एरिया से तो पीछे हो गया है, डिसएंगेज हो गया है। आपको याद रखना है कि डिसएंगेज का मतलब ये नहीं होता कि उसने अपनी आर्मी को वापस अपने चाइना के अंदर बुला लिया है। डिसएंगेज का मतलब है कि जो अपनी उसकी अभी ऑफिशियल पोजीशन है उससे थोड़ा पीछे होकर एक बीच में बफर बना देने का, बफर जोन बना देने का, इसे कहते हैं डिसएंगेजमेंट करना। अब भारत क्या मांग कर रहा है कि चाइना गलवान रिवर वैली, हॉट स्प्रिंग और पैंगसोंग तीनों जगह से डिसएंगेज करे। अब इस चीज को पाने के लिए भारत और चाइना के जो हाई मिलिट्री लोग हैं इनकी वार्ता होती है और कुछ कुछ पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट कर लिया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर चाइना डिसएंगेजमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और चाइना नहीं है तैयार, और भारत का कहना है कि जब तक चाइना डिसएंगेजमेंट नहीं कर लेता है तब तक हम अपनी आर्मी और एयरफोर्स को वहां पर तैनात रखेंगे। अब उसी से रिलेटेड ये न्यूज है कि ये जो एयर चीफ मार्शल हैं वीआर चौधरी, इनका कहना है कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 100 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश कर रही है। तेजस, आपको याद रखना है कि भारत के अंदर जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यूज किया जाता है उसका नाम है तेजस। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश कर रही है और बेसिकली क्यों कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी सिचुएशन है। अब अगर यहां से आर्मी अगर वापस आ जाती है इंडिया की तो चाइना यहां से हटा नहीं है, चाइना दोबारा भारत के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो अगर यहां से हमारी आर्मी हट जाती है या इंडियन एयरफोर्स हट जाती है तो चाइना दोबारा इंडिया की टेरिटरी पे घुसने की कोशिश करेगा, जिससे और ज्यादा फर्दर क्लैश होगा। इस वजह से यहां पर स्टेलमेट की एक सिचुएशन बनी हुई है। अब इंडिया का कहना है कि जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं हो जाता तब तक हम अपनी आर्मी या एयरफोर्स को यहां से नहीं हटाएंगे। अब एक ये जो एयर चीफ मार्शल हैं इनसे एक चीज और पूछी गई कि जो ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है उसका सिचुएशन कैसी है आजकल, तो इन्होंने कहा कि जैसी पहले थी एक साल पहले वैसी ही आज भी बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी टेंस सिचुएशन बनी हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, और ये जो हमारा ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है इस जगह पर ये सिचुएशन बनी हुई है। अब यहाँ पर एक और बात कही गई है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से रशिया, तो आपको समझ लेना है कि भारत क्या करने जा रहा है, 5 एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल यूज करने जा रहा है और वो खरीदने जा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया से, जिसका नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। 3 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अंदर आ चुके हैं, अभी 2 और एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अंदर लाने हैं। और क्यों नहीं आ पा रहे हैं अभी, क्योंकि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है। इस वजह से जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को उसे देने हैं 2 और, तो वो अभी देने में सक्षम नहीं है। अब आपको एक चीज समझनी है कि एयर डिफेंस सिस्टम से क्या फायदा होगा, तो कोई भी अगर मिसाइल चाइना की तरफ से आती है या कोई जेट होता है तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस मिसाइल को हवा में ही फोड़ने की क्षमता रखता है। आगे हम चलते हैं। वर्ल्ड बैंक कीप्स इंडिया फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट एट 6.3% ऑन वेनिंग डिमांड। तो आप न्यूज का टाइटल देख के ही समझ गए होंगे। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक प्रोजेक्शन आया था भारत के लिए कि इंडिया का जो प्रोजेक्शन है, फोरकास्ट है अगले साल की ग्रोथ का, तो वो है 6.3%, और यही वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि 6.3%। और आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका लेटेस्ट फोरकास्ट कहता है कि भारत की जो इकोनॉमी है 2023 और 24 में वो 6.5% से ग्रो करेगी। अब कंसर्न क्यों है तो आप समझ लीजिए कि अनइवन मानसून हुआ है भारत के अंदर, एल नीनो की सिचुएशन देखने को मिली है, फूड क्राइसिस, फूड इन्फ्लेशन चल रहा है भारत के अंदर, साथ ही साथ जो डिमांड है वो भी कम हो रही है भारत के अंदर। इस वजह से माना जा रहा है कि 2023 और 24 के अंदर जो भारत का फोरकास्ट है, तो आरबीआई कह रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 6.5% से ग्रो करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अब वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 6.3% से ग्रो करेगी। यहां पे 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई उस टाइम पे देखा गया कि बहुत ज्यादा तबाही मचा दी गई है वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, जिसे देखकर ब्रेटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर 2 ट्विंस निकल के आई संस्था, जिन्हें हम ट्विन संस्था कहते हैं। एक है IMD और दूसरी है IBRD, ठीक है। तो इन 2 संस्थाओं को कहा जाता है वर्ल्ड बैंक का ब्रेटन वुड ट्विंस। अब ब्रेटन वुड ट्विंस में हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है, और वर्ल्ड बैंक के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्हें हम, जैसे मैं आपको बता दूं जल्दी, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ICSID है,
साथ ही ट्रेजरी द वर्ल्ड बैंक की ट्रेजरी है, वर्ल्ड बैंक की इंस्टीट्यूट्स है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। आपको याद रखना है कि भारत वर्ल्ड बैंक मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का मेंबर नहीं है। आगे हम चलते हैं। आउटबाउंड टूरिज्म टू क्रॉस $15 बिलियन इन 23। तो देखने को क्या मिला था कि कोरोना का जब लॉकडाउन लगा था 2020 के बाद से, तो इंटरनेशनल फ्लाइट साथ ही साथ नेशनल फ्लाइट्स और जो टूरिज्म सेक्टर है इसे बहुत ज्यादा घाटा देखने को मिला। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है कि जो टूरिज्म का, इंटरनेशनल टूरिज्म की हम बात करें विदेशों की, तो भारत के अंदर से बहुत लोग विदेश जा रहे हैं और इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो बूम पर चल रहा है। और माना जा रहा है कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 है इसमें $15 बिलियन का जो ये भी कहा जा रहा है कि जो टूरिज्म है वो 2032 तक ऐसे ही बूम पर चलता रहेगा वर्ल्ड के अंदर, और भारत के अंदर भी ऐसे ही देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर से बाहर टूरिज्म है। अब आपको एक चीज यहां समझनी है कि इसे हम एक चीज से और समझ सकते हैं कि यूरोप में अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, कि क्योंकि देखा गया था कि यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा टूरिस्ट पहुंच गए हैं और मैक्सिमम आदमी जो पहुंचा है वो इंडिया से पहुंचा हुआ है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। ये जो टूरिज्म का सेक्टर है, ये अगर बहुत ज्यादा कहीं पर टूरिज्म हो गया तो उसे वो एक एरिया की एक जो इकोसिस्टम है उसे बिगाड़ भी सकता है। आपको ये चीज याद रखनी है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को रिकमेंड करिए ताकि हमारे जो वीडियोस का रिकमेंडेशन है वो ज्यादा स्क्रीन के ऊपर पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन बहुत शुभ हो, अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।